Hello, my dear friend. I hope you are doing great. Welcome to my channel. If you have not subscribed it, please subscribe it. Press the bell icon. Hit the like button also. And friends, I have covered 60 questions of the geography in previous video. If you have not watched, please visit on that and watch all of that. That will enhance your knowledge regarding competitive syllabus for the geography. And I have already created a playlist regarding political science, economics, history. If you have not visited that, please visit all of that. That will enhance regarding knowledge all the subjects. Let's get started. Beginning with the 61st question. 61वां क्वेश्चन देखते हैं. With reference to the population distribution in the world. पॉपुलेशन डिस्ट्रीब्यूशन के बारे में बताया गया है. वर्ल्ड में, संसार में कैसे है उसके बारे में स्टेटमेंट दी गई हैं. द फर्स्ट स्टेटमेंट इज द इक्वेटोरियल रीजन्स आर हाईली पॉपुलेटेड. मतलब जो इक्वेटर के पास क्या ज़्यादा आदमी रहते हैं वर्ल्ड में. एंड द सेकेंड स्टेटमेंट इज द मैरीटाइम क्लाइमेट फेवर्स हायर पॉपुलेशन ग्रोथ देन द कॉन्टिनेंटल इंटीरियर. ये बोला गया कि जो ओशियन के पास रहते हैं, कोस्टल लाइन में, मैरीटाइम जहाँ पे मैराइन इकोसिस्टम का इफेक्ट पड़ता है, वहाँ पे आदमी ज़्यादा रहते हैं क्या, कॉन्टिनेंटल जो अंदर के बजाय. एंड द थर्ड वन इज डेजर्ट रीजन हैव पॉपुलेशन ओनली नियर ओसिस. मतलब जो रेगिस्तान की पॉपुलेशन है क्या नियर ओसिस के पास ही है. सेलेक्ट द करेक्ट आंसर यूजिंग कोड्स गिवन बिलो. तो फ्रेंड्स, आप अपना आंसर मार्क कीजिए और ये साथ के साथ आप क्वेश्चन को अटेम्प्ट करते जाओ ताकि आपको क्वेश्चन पेपर तब मिलेगा आपके क्वेश्चन हॉल में, तो आपको तब इजी रहेगा. और ये हिंदी में भी क्वेश्चन आंसर प्रोवाइड किए हुए हैं. इसका फर्स्ट ऑप्शन है ए फर्स्ट ओनली, बी है सेकंड ओनली, सी है फर्स्ट एंड थर्ड, एंड डी है फर्स्ट सेकंड एंड थर्ड. तो इसका करेक्ट आंसर बी है. फर्स्ट स्टेटमेंट इसका इनकरेक्ट है. जो इक्वेटोरियल रीजन है हाईली पॉपुलेटेड नहीं है क्योंकि इट्स हार्श क्लाइमेट. आपको पता है इक्वेटर के पास ज़्यादा गर्मी रहती है, वहाँ पे कम आदमी रहते हैं. हार्श क्लाइमेट की वजह से ट्रॉपिक जो इक्वेटर के पास आदमी कम रहते हैं, और जो ट्रॉपिकल एंड टेम्परेट रीजन में ज़्यादा आदमी रहते हैं. एंड द सेकेंड स्टेटमेंट इज मैरीटाइम क्लाइमेट फेवर्स हाई पॉपुलेशन ग्रोथ देन द इंटीरियर बिकॉज ऑफ मॉडरेट क्लाइमेट. मतलब जो कोस्ट लाइन एरिया जैसे मुंबई में बहुत ज़्यादा आदमी रहते हैं, वहाँ पे मैरीटाइम क्लाइमेट है, इसलिए आदमी वहाँ पे ज़्यादा रहते हैं. एंड द थर्ड वन इज इनकरेक्ट. डेजर्ट रीजन हैव पॉपुलेशन इन नॉट जस्ट नियर द ओसिस बट वेयर इकोनॉमिक अपॉर्चुनिटी आर अवेलेबल लाइक दुबई. मतलब जहाँ पे इकोनॉमी की अपॉर्चुनिटी है वहाँ पे भी रेगिस्तान में आदमी रहते हैं जैसे दुबई में है. सिक्सटी सेवन्थ क्वेश्चन देखते हैं. विद रेफरेंस टू द G4 फ्लू वायरस. G4 फ्लू वायरस के बारे में स्टेटमेंट दी गई है नीचे, तो जो रिसेंटली न्यूज़ में था. द फर्स्ट स्टेटमेंट इज इट हैज़ बीन डिसेंडेंट फ्रॉम द H1N1 वायरस. जो H1N1 वायरस आया था क्या उसका डिसेंडेंट है, वंशज है, उसमें से ही निकला हुआ है. एंड द सेकेंड वन इज इट हैज़ ए पोटेंशियल टू ग्रो मल्टीप्लाई ह्यूमन एयरवेज. क्या ये पोटेंशियल रखता है, इसके अंदर अक्षमता है ग्रो होने की, मल्टीप्लाई में बहुत ज़्यादा मात्रा में. एंड द थर्ड वन इज इट कैन बाइंड टू ह्यूमन टाइप रिसेप्टर लाइक SARS-CoV-2 वायरस. मतलब क्या ये ह्यूमन टाइप रिसेप्टर है जो आदमी से आदमी में ट्रांसफर हो सकता है क्या. विच ऑफ द स्टेटमेंट्स गिवन अबव आर करेक्ट. ऊपर दिए गए स्टेटमेंट्स में से कौन सा करेक्ट है, आप अपना आंसर मार्क कीजिए. ए है फर्स्ट ओनली, बी है सेकंड एंड थर्ड, सी है फर्स्ट एंड थर्ड, और डी है फर्स्ट सेकंड एंड थर्ड. तो इसका करेक्ट आंसर फर्स्ट सेकंड एंड थर्ड तीनों करेक्ट हैं. जो G4 फ्लू वायरस है वो H1N1 वायरस का डिसेंडेंट है, जो कि 2009 में H1N1 स्वाइन फ्लू बोलते हैं उसका ही डिसेंडेंट है. और इट हैज़ द पोटेंशियल टू कॉपी इटसेल्फ इन ह्यूमन एयरवेज एपेथेटिकल सेल्स. मतलब ये ह्यूमन में कई गुना भी बढ़ सकता है और सेल में बन के, बॉडी में सेल में बन के. एंड इट हैज़ द कैपेबिलिटी ऑफ बाइंडिंग टू ह्यूमन टाइप रिसेप्टर्स. मतलब ये ह्यूमन में यहाँ से वहाँ ट्रेवल कर सकता है और रिसेप्टर की तरह काम करता है, ह्यूमन की बॉडीज में रह सकता है ये. 63rd क्वेश्चन देखते हैं. विच ऑफ द फॉलोइंग सीट्स आर द पार्ट ऑफ द नॉर्थर्न सी रूट.
मतलब ये पार्ट दिए हुए हैं, तो नॉर्थर्न सी रूट के पार्ट हैं। नॉर्थर्न सी रूट आपका क्या है, जो पैसिफिक ओशियन को अटलांटिक ओशियन के थ्रू आर्कटिक ओशियन के थ्रू मिलाता है, उसको ही नॉर्थ सी रूट बोलते हैं। तो फर्स्ट स्टेटमेंट है नॉर्थ सी, क्या इसका पार्ट है, बेरेंट्स सी, कारा सी, बाल्टिक सी। तो ये टोटली मैप बेस्ड क्वेश्चन है, और ज्योग्राफी के लिए आपको पता है मैप कितना इंपॉर्टेंट है, तो आप वर्ल्ड का भी और इंडिया का भी मैप देखते रहा करो, डेली की डेली अपने रूम में लगा लो, तो उससे आपको ईजी रहेगा याद रखने में चीज़ें। आप अपना आंसर मार्क कीजिए। ए है फर्स्ट एंड सेकंड, बी है सेकंड एंड थर्ड, और सी है फर्स्ट एंड फोर्थ, डी है टू थर्ड फोर्थ। तो इसका आंसर बी है। जो नॉर्दर्न सी रूट इज़ ए सीपिंग लेन, मतलब जहाज़ चलने की, जो पानी का जहाज़ जाता है उसकी लेन है ये। और अटलांटिक ओशियन एंड पैसिफिक ओशियन को रशियन कोस्ट ऑफ द साइबेरिया, रशिया का जो कोस्ट है साइबेरिया बोलते हैं, एंड द फार ईस्ट क्रॉसिंग 5 आर्कटिक सी। तो जो ऊपर ऊपर बर्फ में बोलते हैं हम आर्कटिक सी, क्योंकि आजकल बर्फ पिघलती जा रही है, वहाँ से रास्ता बन गया है, तो उसको नॉर्थर्न सी रूट बोलते हैं। रिसेंटली न्यूज़ में था। तो इसके बीच में कौन कौन से आते हैं, बेरेंट्स सी, कारा सी, लेप्टेव सी, एंड द ईस्ट साइबेरियन सी आर एंड द चुचकी सी। तो फ्रेंड्स ये मैप बेस्ड क्वेश्चन है बिल्कुल। देखो आप, और मैप आप खुद भी खोल के देखना, और मैं आपको यहाँ पे बता देता हूँ। देखो आपका यह बेरेंट्स सी है, कारा सी है, लेप्टेव सी है, ईस्ट साइबेरिया सी है, और चुचक्यू सी है। तो इस रास्ते से जैसे मान लो यहाँ से आके यहाँ तक जाते हैं, तो इसको नॉर्दर्न सी रूट बोलते हैं। तो यहाँ पे बेरेंट्स सी, कारा सी, लेप्टेव सी, ईस्ट साइबेरियन सी एंड चुचकी सी, यहाँ पे बेरिंग सी। तो यही है कि आप अटलांटिक ओशियन को पैसिफिक ओशियन के थ्रू आर्कटिक ओशियन के थ्रू जोड़ना चाहते हैं, और रसिया इसका बहुत सारा फ़ायदा उठा रहा है, क्योंकि क्लाइमेट चेंज की वजह से बर्फ़ पिघल रही है, और यहाँ से क्या है, पूरा लंबा रास्ता नहीं होगा, छोटे रास्ते के लिए भी बनाया गया है नॉर्थर्न रूट। आई होप आपको अब क्लियर हो चुका होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 64th क्वेश्चन, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स रिगार्डिंग द सोलर सिस्टम। सोलर सिस्टम के बारे में बात की गई है। जैसे फर्स्ट इज मर्करी टेक्स द शॉर्टेस्ट टाइम टू कंप्लीट 1 रिवोल्यूशन अराउंड द सन। क्या हमारा जो मर्करी है वो क्या कम टाइम लेता है सबसे ज़्यादा उसके सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाने में? नेपच्यून है टेक्स द लॉन्गेस्ट टाइम टू कंप्लीट 1 रोटेशन ऑन इट्स ओन एक्सिस, या ओन एक्सिस के बारे में बात की है, क्योंकि जो सूर्य के चारों ओर घूमते हैं उसको रिवोल्यूशन बोलते हैं, जो अपनी दूरी पे घूमता है उसको रोटेशन बोलते हैं। तो नेपच्यून क्या अपने दूरी पे घूमने में सबसे ज़्यादा टाइम लेता है। एंड द थर्ड वन इज अनलाइक अदर प्लैनेट्स यूरेनस ऑर्बिट्स अराउंड द सन इन क्लॉकवाइज डायरेक्शन फ्रॉम द ईस्ट टू वेस्ट। क्या जैसे अलग तो दूसरे तो वेस्ट टू ईस्ट करते हैं, तो क्या नेपच्यून यूरेनस है वो ईस्ट टू वेस्ट क्लॉकवाइज में डायरेक्शन में उसके चारों ओर रिवॉल्व करता है क्या? विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इज और आर करेक्ट। आप अपना आंसर मार्क कीजिए, कौन सा स्टेटमेंट ठीक है। ए है फर्स्ट ओनली, बी है सेकंड ओनली, सी है फर्स्ट एंड थर्ड, और डी है फर्स्ट सेकंड एंड थर्ड। तो इसका करेक्ट आंसर सी है। मर्करी टेक्स द शॉर्टेस्ट टाइम टू कंप्लीट 1 रिवोल्यूशन अराउंड द सन। मर्करी है जो आपका 88 दिन में एक पूरा चक्कर करता है सूर्य के चारों ओर। तो मर्करी आप याद रखोगे सबसे कम टाइम लगता है। एंड द सेकेंड वन इज, और मर्करी सूर्य के सबसे पास है इसलिए सबसे कम टाइम लेता है। एंड द सेकेंड स्टेटमेंट इज वीनस टेक्स द लॉन्गेस्ट टाइम टू कंप्लीट 1 रोटेशन ऑन इट एक्सिस। तो सेकेंड स्टेटमेंट इसका करेक्ट है, क्योंकि वीनस लेता है ना कि नेपच्यून लेता है। ये 243 डेज लेता है। वेनस अपनी ही दूरी, रोटेट की बात की गई है यहाँ पे, आपको यह ध्यान रखना कि अपनी ही दूरी पे रोटेट करने की बात की गई, रिवोल्यूशन की बात नहीं की गई है। एंड द थर्ड स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट, करेक्ट। अनलाइक अदर प्लैनेट्स यूरेनस ऑर्बिट अराउंड द सन इन क्लॉकवाइज डायरेक्शन फ्रॉम द ईस्ट टू वेस्ट। मतलब ये ईस्ट टू वेस्ट क्लॉकवाइज में है, और दूसरे जो बाकी हैं वो वेस्ट टू ईस्ट करते हैं, रिवॉल्व करते हैं। और आपको ये मैप, ये सोलर सिस्टम का ये भी आपको याद होना चाहिए। जैसे सबसे पहले मरकरी ये 88 दिन लेता है, वीनस इसके बाद है जो कि अपनी धुरी पे 264 दिन लेता है रोटेट करने में, ना कि रिवॉल्यूशन। और अर्थ
फिर मार्स आ गया, फिर जुपिटर आ गया, सैटर्न आ गया, यूरेनस आ गया, नेपच्यून आ गया, प्लूटो आ गया। तो आप इसको ऐसे याद कर सकते हैं फ्रेंड, जैसे कुछ भी ट्रिक बना के, जैसे सबसे पहले माँ, मरकरी से माँ लगा लो और वी से माँ वेरी, वी वेरी में वी भी आ गया, ई भी आ गया, तो ये कवर हो गया आपका। माँ वेरी मारती है, मार्स भी आ गया, मारती है। JSUNP जूस पियोना, ऐसे आप ट्रिक बना सकते हो जिससे आप लंबे टाइम तक याद रख सकते हो कि इसका सीरीज में कैसे रहते हैं, सूर्य से कितनी कौन सी दूरी पर रहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, 65th क्वेश्चन। कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। फर्स्ट स्टेटमेंट है सीजनल माइग्रेशन ऑफ द एनिमल लाइफ स्टॉक फ्रॉम द लो लैंड पास्चर्स। पास्चर्स होता है जैसे घास वगैरह, चारागाह, टू माउंटेन्स रीजन इज नोन एज द लाइफ स्टॉक रेंचिंग। मतलब सीजन में जैसे घास यहाँ नीचे ख़त्म होगी तो ऊपर चले गए घास के लिए, या लो लैंड नीचे चले गए तो माउंटेन्स में, उसको क्या लाइफ स्टॉक रेंचिंग बोलते हैं। एंड द सेकेंड स्टेटमेंट इज कॉमर्शियल ग्रेजिंग ऑफ द लाइफ स्टॉक ओवर एन एक्सटेंसिव एरिया विच इज एसोसिएटेड विद ए लार्ज लैंड रिक्वायरमेंट इज नोन एज ट्रांसहुमेंस। मतलब जो लाइफ स्टॉक जैसे अपने पशु हैं, गाय हैं, भैंस हैं, जो पालते हैं, तो क्या वो लंबे एक्सटेंसिव एरिया जैसे लंबे चौड़े एरिया में प्रोफेशनली उनको घास खिलाए जाते हैं, क्या उनको ट्रांसहुमेंस बोलते हैं। विच ऑफ द स्टेटमेंट्स गिवन अबो आर करेक्ट। आप अपना आंसर मार्क कीजिए। ए है फर्स्ट ओनली, बी है सेकंड, सी है फर्स्ट सेकंड, डी है फर्स्ट सेकंड एंड नाइदर वन नो टू। डी है इसका करेक्ट ऑप्शन, ना तो फर्स्ट ठीक है ना सेकंड ठीक है। सीजनल माइग्रेशन ऑफ द एनिमल लाइफ स्टॉक फ्रॉम द, ये क्रॉस दे दिया गया है, इसलिए जो सीजन में मान लो एक स्थान से दूसरे स्थान पर चले जाते हैं, घास खत्म होने, ट्रांसहुमेंस बोलते हैं उसको, माइग्रेशन हो जाता है पशुओं का। और जो कॉमर्शियल ग्रेजिंग होती है घास लाइफ स्टॉक ओवर एन एक्सटेंसिव एरिया, तो विच इज एसोसिएटेड लार्ज लैंड रिक्वायरमेंट इज नोन एज लाइफ स्टॉक रेंचिंग। कॉमर्शियली मान लो पशुओं को चराने के लिए ज़्यादा होता है तो लाइफ स्टॉक रेंचिंग बोलते हैं। 66 क्वेश्चन देखते हैं। विद रेफरेंस टू द लोकल विंड्स, लोकल विंड्स के बारे में बात की गई है। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इज और आर करेक्ट। फर्स्ट स्टेटमेंट, सोलानो इज ए हॉट विंड विच ब्लोज इन द साउदर्न कैलिफोर्निया। ये विंड का नाम है, जैसे हमारे गर्मियों में नॉर्थ इंडिया में बोलते हैं लू बोलते हैं ना उसको, तो वैसे ही वहाँ पे क्या बोला गया कि हॉट विंड जो गर्म हवा बहती है साउदर्न कैलिफोर्निया में, तो क्या उसका नाम सोलानो है। एंड द सेकेंड स्टेटमेंट इज मिस्ट्रल इज ए ड्राई एंड कोल्ड विंड विच ब्लोज फ्रॉम द आल्प्स टू फ्रांस। जो आल्प्स माउंटेन है वहाँ से फ्रांस की तरफ बहती है, जो ठंडी होती है, क्या उसको मिस्ट्रल बोलते हैं। एंड द थर्ड वन इज सेंटा एना इज ए हॉट मोस्ट विंड विच ब्लोज फ्रॉम द सहारा टू आइबेरियन पेनिनसुला। जो सेंटा एना क्या उसको बोलते हैं, जो सहारा मरुस्थल से आइबेरियन पेनिनसुला की तरफ जाती है। विच ऑफ द करेक्ट आंसर देना हमें, कौन सा इसमें से कोड नीचे दिए हुए ठीक है। और आइबेरियन पेनिनसुला जो पोर्तुगल वगैरह जो आपका पुर्तगाल है, तो स्पेन है, तो वहाँ पे उसको आइबेरियन पेनिनसुला बोलते हैं। आप मैप अपने साथ में रखोगे तो आपको इजी रहेगा समझने में। ए फर्स्ट ओनली, बी है सेकंड ओनली, सी है थर्ड ओनली, डी है फर्स्ट सेकंड एंड थर्ड, और बी आंसर इसका करेक्ट है। और फ्रेंड्स मैं हाईलाइट इसलिए कर देता हूँ कि आपको लंबे टाइम तक चीज़ें याद रहेंगी, यहाँ पे देखी हुई या पढ़ी हुई। फर्स्ट स्टेटमेंट इनकरेक्ट है। सोलानो इज ए हॉट मोस्ट विंड विच ब्लोज फ्रॉम द सहारा टू आइबेरियन पेनिनसुला। जो सहारा से, मतलब ये क्रॉस दिया हुआ है इसलिए इनकरेक्ट है, क्योंकि सहारा से जो आइबेरियन पेनिनसुला की तरफ जाती है, मान लो जो सहारा डेजर्ट से पुर्तगाल की तरफ जाती है, तो उसको हम सोलानो बोलते हैं। और सेकंड स्टेटमेंट करेक्ट है। मिस्ट्रल इज ए ड्राई कोल्ड विंड विच ब्लो फ्रॉम द आल्प्स माउंटेन से जो फ्रांस की तरफ जाती है उसको मिस्ट्रल बोलते हैं। तो फ्रेंड आप इसको ट्रिक बना सकते हैं जिससे लंबे टाइम तक याद रखें। जैसे ए आल्प्स से फ्रांस तक, तो मिस्टर से याद रख सकते हैं। आल्प्स बोलता है फ्रांस को ए मिस्टर, तो आप ऐसे ट्रिक से इसको लंबे टाइम तक याद रख सकते हैं। थर्ड स्टेटमेंट इनकरेक्ट है। सेंटा एना इज ए हॉट विंड विच ब्लोज इन द साउदर्न कैलिफोर्निया। जो सेंटो एनो है वो साउदर्न कैलिफोर्निया में हॉट विंड है, ये बहती है जो साउदर्न कैलिफोर्निया में। और फ्रेंड्स देखो ये है आपका पैसिफिक ओशियन के पास साउदर्न कैलिफोर्निया, मतलब कैलिफोर्निया का साउदर्न पार्ट। तो इसमें आप देखो
मोजेव डेजर्ट भी है। आप एक बार मैप को खोल के देखोगे तो बहुत चीज़ें आ जाएंगी। ये इसके पास में मेक्सिको कंट्री है, नेवादा है, उटा है, अरिजोना है। तो आपको इससे चीज़ें लंबे टाइम तक याद रहेंगी, आप एक बार उसको मैप को खोल के देखोगे तो। ये साउदर्न कैलिफोर्निया, और ये आपकी आल्प्स माउंटेन है और फ्रांस की तरफ बहती हैं, उनको सोलानो बोलते हैं। सोलानो बोलते हैं। और फ्रेंड्स देखो, ये है सारा डेजर्ट आपका, यहाँ पे अल्जीरिया, लीबिया, इजिप्ट, ये है सारा डेजर्ट। और ये जो ऊपर है ये एरिया पुर्तगाल का, स्पेन का, जैसे ये दिखाया गया है, तो इसको बोलते हैं आइबेरियन पेनिनसुला। तो यहाँ से यहाँ जाती हैं, उनको सोलानो बोलते हैं। जो सहारा से गर्म हवा जो सहारा से यहाँ पे आइबेरियन पेनिनसुला की जाते हैं, उनको सोलानो बोलते हैं। और मिस्ट्रल है जो आल्प्स से फ्रांस की जाती है, आल्प्स बोलता है फ्रांस को ए मिस्टर, तो इसके लिए आप याद रख सकते हो मिस्ट्रल है। और ये जो क्या है सोलानो, जो आइबेरियन पेनिनसुला की तरफ जाती है सहारा डेजर्ट से। तो आप ऐसे याद रख सकते हो ट्रिक बनाने के लिए कि सहारा चाहिए, इसलिए सोलानो, 16 और 9 को सहारा चाहिए। सांता एना के गर्म हवा है जो दक्षिण कैलिफोर्निया में बहती है। कैलिफोर्निया मैंने आपको दिखा दिया। 67वां क्वेश्चन देखते हैं। और फ्रेंड्स मैं अच्छी तरह से चीज़ें इसलिए बताता चल रहा हूँ मैप के थ्रू कि आपको ज़्यादा दिक्कत ना हो चीज़ें सीखने में, लंबे टाइम तक आप चीज़ों को याद रख सको। बाकी आपको भी एफर्ट करना पड़ेगा ये चीज़ें सीखने के लिए, मैप अपने पास रखना पड़ेगा। विद रेफरेंस टू द फूट-लूज इंडस्ट्री विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इज और आर करेक्ट। फूट-लूज इंडस्ट्री के बारे में बताया गया है, कौन सी स्टेटमेंट करेक्ट है। द फर्स्ट स्टेटमेंट इज दे आर लेबर इंटेंसिव इंडस्ट्री। फूट-लूज ये होता है इंडस्ट्री, देखो पहले मैं आपको हिंदी में बता देता हूँ। मान लो जिसके लिए ज़्यादा रॉ मटेरियल की ज़रूरत नहीं रहती है, नहीं लेबर इंटेंसिव रहता, लेबर की भी ज़्यादा ज़रूरत नहीं रहती है, तो आपको इसको कहीं भी लगा सकते हो। आपके फुट लूज मतलब पैर खुले हुए हैं, कहीं भी आप इसको लगा सकते हो। आप बाइंडिंग नहीं हो गई कि जहाँ पे आपको रॉ मटेरियल मिले या ज़्यादा सस्ती लेबर मिले वहीं लगाना है, आप उसको कहीं भी लगा सकते हो। उसके लिए फुट लूज बोलते हैं उसको। क्या ये लेबर इंटेंसिव इंडस्ट्री होती है? तो अब मैंने बता ही दिया, तो आपको पता चलेगा वो करेक्ट है या इनकरेक्ट है। वन ऑफ द इम्पोर्टेंट फैक्टर्स इन देयर लोकेशन इज द रोड कनेक्टिविटी। क्या रोड कनेक्टिविटी वहाँ पे होती है जहाँ पे फूट लूज इंडस्ट्री होती है? दे आर जनरली नॉन पॉल्यूटिंग इन नेचर। ये पोल्यूशन कम करती हैं। आप अपना आंसर बताइए कौन सा करेक्ट सही आंसर है इसमें। ए है फर्स्ट सेकंड, बी है सेकंड, सी है सेकंड एंड थर्ड, और डी है थर्ड ओनली। तो फ्रेंड इसका सी आंसर करेक्ट है। फूट लूज इंडस्ट्री कैन बी लोकेटेड इन द वाइड वैरायटी ऑफ प्लेस। They are not dependent on any specific raw material, weight losing or otherwise. They are largely dependent upon the component parts which can be obtained anywhere. First statement incorrect है। Food loose industry are not labor intensive. जो फूड लूज इंडस्ट्री है वो लेबर की ज़रूरत नहीं रहती वहाँ पे, वो कहीं भी एस्टेब्लिश की जा सकती हैं। और वन ऑफ द इम्पोर्टेंट फैक्टर्स, सेकंड स्टेटमेंट इसका करेक्ट है कि लोकेशन एसेसिटी बाई रोड नेटवर्क। रोड नेटवर्क से आपकी फैक्ट्री जुड़ी हुई होनी चाहिए, इसलिए करेक्ट है। थर्ड स्टेटमेंट भी करेक्ट है क्योंकि ये नॉन पोल्यूटिंग होती है, इनसे पोल्यूशन कम होता है मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 68 क्वेश्चन है। विद रेफरेंस टू द एयर मासेस विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर करेक्ट। एयर मासेस के बारे में स्टेटमेंट दी है, कौन सा करेक्ट है? दे रिटेन द कैरेक्टरिस्टिक दे एक्वायर फ्रॉम द सोर्स रीजन। एयर मासेस क्या जो जहाँ से उत्पन्न हुई है, क्या वही कैरेक्टरिस्टिक उनके पास लास्ट तक रहती हैं? व्हेन कॉन्टिनेंटल एयर मास मूव्स ओवर द ओशन, जैसे कॉन्टिनेंटल जो मान लो अपने धरती से पानी की तरफ जाता है जो हवा, क्या इसकी इवेपोरेशन बढ़ जाती है? एंड द थर्ड वन इज व्हेन एयर मासेस मूव ओवर ए कोल्डर सरफेस। जब एयर मास जो है, हवा का मास जो बोल दो या इकट्ठी एयर बोल देते हैं, तो कोल्डर सरफेस के ऊपर जाती है, ठंडी सरफेस के ऊपर जाती है, तो ये प्रेसिपिटेशन होता है, बारिश ज़्यादा होती है। क्या इसका करेक्ट आंसर कौन सा है? इन तीनों में से आप अपना आंसर मार्क कीजिए। ए फर्स्ट एंड सेकंड, बी है सेकंड एंड थर्ड, सी है फर्स्ट एंड थर्ड, और डी है फर्स्ट सेकंड एंड थर्ड। तो इसका ए आंसर करेक्ट है।
जो स्टेटमेंट 1 इन करेक्ट इसलिए है कि एयर मासेस रिटेन कैरेक्टरिस्टिक, जो कैरेक्टरिस्टिक जहाँ से ओरिजिन हुआ, उनका उत्पन्न हुआ, वही कैरेक्टरिस्टिक उनके पास रहती है, चाहे कितना लंबा डिस्टेंस ट्रेवल कर ले। सेकंड स्टेटमेंट भी इसका करेक्ट है। मैरी टाइम एयर मासेस हैव मोस्ट कैरेक्टरिस्टिक, मतलब उसमें क्या नमी रहती है, जो मैरी टाइम है पानी के ऊपर से बहती है तो उसको मोस्ट बोलते हैं मैरी टाइम वाली। और प्रोड्यूस ए लार्ज अमाउंट ऑफ प्रेसिपिटेशन, जो मान लो जिसमें ज़्यादा पानी हुआ तो ज़्यादा बारिश करेगा, जिसमें मॉइस्ट नमी होगी। कॉन्टिनेंटल एयर मास ड्राई, सूखी रहती हैं, जो कॉन्टिनेंटल से जाती हैं, जो हमारे धरती से जाती हैं, ये लिमिटेड अमाउंट ऑफ प्रेसिपिटेशन करती हैं। व्हेन कॉन्टिनेंटल एयर मास मूव्स इनटू द ओशियन इट हेल्प्स टू इंक्रीज इवेपोरेशन, जो कॉन्टिनेंटल एयर मास है जो समुद्र के ऊपर जाएगा तो वहाँ से बारिश लेके आएगा, वो इवेपोरेशन जैसे बढ़ जाता है, ज़्यादा पानी ऊपर जाता है। इट डूइंग सो डेवलप सम प्रॉपर्टीज ऑफ द मैरीटाइम एयर मास, तो वो मैरीटाइम जैसा हो जाता है वहाँ से बहने के बाद। व्हेन एयर मास मूव, थर्ड वन इज इनकरेक्ट, एयर मास मूव्स ओवर ए कोल्ड सरफेस, जो एयर मास कोल्ड सरफेस के ऊपर से जाता है, इट लोअर लेयर्स बिकम कोल्ड, तो नीचे वाली जो सरफेस एयर मान लो आपके कॉन्टिनेंटल के पास से जाएगी तो वो ठंडी हो जाएगी। दिस क्रिएट कंडीशन ऑफ द स्टेबिलिटी, स्टेबल हो जाएगी। इट प्रिवेंट्स अपवर्ड मूवमेंट ऑफ द एयर विच इनहिबिट्स कंडेंसेशन एंड प्रेसिपिटेशन। ट्रॉपिकल एयर मास एक्सपीरियंस दिस फिनोमेना, तो वो इनहिबिट करेंगे, ऊपर जाएगी नहीं तो वहाँ से बारिश होने के ज़्यादा चांस बनते हैं। ट्रॉपिकल एरिया में यही फीचर्स होते हैं। 69th क्वेश्चन देखते हैं। With reference to the plea bargaining in the courts of the Criminal Procedure Code 1973, consider the following statement। जो प्ली बार्गेनिंग के बारे में स्टेटमेंट दी गई है, जो 1973 में आईपीसी जो बोलते हैं, क्रिमिनल सीआरपीसी बोलते हैं, 1973 में आता, तो उसमें प्ली बार्गेनिंग के टर्म के बारे में बताया गया है। फर्स्ट स्टेटमेंट है, प्ली बार्गेनिंग कैन बी इनिशिएटेड ओनली बाय द एक्यूज, मतलब जिस पे दोष लगाया हुआ है क्या उसी के द्वारा वो प्ली बार्गेनिंग इनिशिएट की जा सकती है। सेकंड स्टेटमेंट इज इट इज़ नॉट अवेलेबल फॉर द ऑफेंस कमिटेड अगेंस्ट ए वुमेन, अगर मान लो औरत के खिलाफ कोई कमेंट ऑफेंस कमिटेड किया गया है तो उसमें क्या ये प्ली बार्गेनिंग काम नहीं करती। एंड द थर्ड वन इज इट विल नॉट अप्लाई टू ऑफेंसेस दैट अट्रैक्ट ए प्रिजम टर्म ऑफ द अबव 7 years, क्या ये उसमें लागू नहीं थी जहाँ पे 7 साल से ज़्यादा सजा होती है जिस जुर्म के लिए। विच ऑफ द अबव स्टेटमेंट्स इज और आर करेक्ट, आप अपना आंसर मार्क कीजिए। और ये ज्योग्राफी का ही क्वेश्चन है क्योंकि ये अभी रीजनल जो तबलीगी इस्लाम के बारे में बात की गई थी तो उसके बारे में प्ली बार्गेनिंग क्वेश्चन है, ये करंट से क्वेश्चन है। ए है फर्स्ट ओनली, बी है फर्स्ट एंड सेकंड, सी है सेकंड एंड थर्ड और डी है फर्स्ट सेकंड एंड थर्ड। इसका डी आंसर करेक्ट है। जो क्या है, तबलीगी जमात के आदमी थे जो बिलोंगिंग टू डिफरेंट कंट्रीज हैव ऑब्टेन्ड रिलीज फ्रॉम द कोर्ट केसेस बाय मीन्स ऑफ द प्ली बार्गेनिंग, तो तबलीगी जमात के थ्रू जिनको सजा हुई थी तो कुछ उन्होंने प्ली बार्गेनिंग कर दी और वहाँ से कोर्ट से छूट दी गए। क्यों? इसके एक प्रोविजन रहता है, प्ली बार्गेनिंग रेफर्स टू ए पर्सन चार्ज विद द क्रिमिनल ऑफेंस नेगोशिएटेड विद द प्रोसिक्यूशन फॉर ए लेसर पनिशमेंट, मतलब जो प्रोसिक्यूशन करता है, जो सज़ा देता है, तो कोर्ट में वो कहता है कि मुझे कम सज़ा दी जानी चाहिए क्योंकि मैंने इतना सीरियस ऑफेंस नहीं किया है। जैसे इंडिया में क्या है, बार्गेनिंग प्रोसेस कैन बी इनिशिएटेड ओनली बाय द अक्यूज, जिस पे दोष लगाया हुआ है वही अपना बार्गेनिंग करेगा कि मुझे कम सज़ा कर दो, नॉट बाय द प्रोसिक्यूटर। मान लो ये प्रोसिक्यूटर जो सज़ा देने वाला जज है उसके नहीं कर सकता वो। द अप्लीकेंट शुड स्टेट दैट इट इज़ वॉलेंट्री प्रीफरेंस, ये अपनी इच्छा से है, दैट ही और सी अंडरस्टूड द नेचर ऑफ एक्सटेंट ऑफ द पनिशमेंट प्रोवाइडेड इन लॉ फॉर द ऑफेंस, जो उसको सुटेबल नहीं लगता कि ये जो मुझे पनिशमेंट देगी उतना मैंने जुर्म किया है तो बार्गेनिंग कर सकता है, उसको प्ली करते हैं, प्ली बार्गेनिंग बोलते हैं। और ये जो सोशो इकोनॉमिक कंडीशन पे इफेक्ट डालता है, मान लो ये बच्चे से, न ही वुमेन से और न ही बच्चे से अगर रिलेटेड केस है तो उसमें प्ली बार्गेनिंग हो नहीं सकती है। और थर्ड स्टेटमेंट भी इसका करेक्ट है क्योंकि जो मान लो जिसमें ज़्यादा सज़ा 7 साल से ज़्यादा सज़ा होगी वहाँ पे प्ली बार्गेनिंग होगा, मतलब वो क्रिमिनल नेचर का केस है तो वहाँ पे प्ली बार्गेनिंग नहीं हो सकता अप्लाई। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सेवेंटीन्थ क्वेश्चन, विद रेफरेंस टू द कैटाबिटिक विंड्स विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इज और आर इनकरेक्ट पूछा गया है, तभी मैंने हाईलाइट किया हुआ, आपको क्वेश्चन पेपर में याद रखना है करेक्ट पूछा गया है या इनकरेक्ट पूछा गया है। फर्स्ट स्टेटमेंट, इट इज़ ए लो डेंसिटी
एयर विच राइजेज अबोव फ्रॉम द लोअर एल्टीट्यूड टू हायर एल्टीट्यूड। क्या इस एयर मास की जो एयर है लो डेंसिटी रहती है क्या, विच राइजेज अबोव फ्रॉम द लोअर एल्टीट्यूड, जो कम हाइट से ऊपर की तरफ जाती है। एंड द सेकेंड स्टेटमेंट इज इट इज़ अ लो डेंसिटी एयर विच राइजेज अबोव फ्रॉम द लोअर एल्टीट्यूड टू हायर एल्टीट्यूड। क्या लो डेंसिटी एयर है विच राइजेज अबोव फ्रॉम द लोअर एल्टीट्यूड, लोअर एल्टीट्यूड से क्या ऊपर की तरफ ये हाई एल्टीट्यूड की तरफ जाती है। एंड द थर्ड स्टेटमेंट इज इट इज़ ऑब्जर्व इन द ओशियानिक एटमोसफेयर। क्या ये उसमें जो समुद्र के ऊपर है क्या एटमोसफेयर में पाई जाती है। आप अपना आंसर मार्क कीजिए कौन सा में से कौन सा ठीक है। ए फर्स्ट ओनली, बी है फर्स्ट एंड थर्ड ओनली, सी है सेकंड ओनली और डी है फर्स्ट सेकंड एंड थर्ड। तो इसका डी आंसर करेक्ट है, तीनों इसमें इनकरेक्ट हैं। मतलब इसमें इनकरेक्ट आंसर पूछा गया था इसलिए इसका डी आंसर करेक्ट है, तीनों इनकरेक्ट हैं। ये जो मान लो ये क्या है, डेंसिटी जिसकी हाई होती है, इट इज़ ए विंड दैट कैरीज हाई डेंसिटी एयर फ्रॉम द हायर एलिवेशन डाउन टू स्लोप। मतलब जहाँ पे एलिवेशन होता है पर्वतों पे रहती है, एक तो ये हायर से नीचे की तरफ जाती है, उसको अवरोही बोलते हैं, कैटाबैटिक। अवरोही आपने सुना होगा, अवरोही उतरते हुए क्रम में सबसे पहले बड़ा होता है, तो ऊंचे से नीचे जाती है तो इसको कैटाबैटिक बोलते हैं। और ये माउंटेन्स पे रहती है। सिचुएशन क्या रहती है, जैसे फर्स्ट स्टेटमेंट इनकरेक्ट इसलिए कि हाई डेंसिटी होती है फ्रॉम हायर एलिवेशन टू डाउन स्लोप, हायर एलिवेशन से नीचे की तरफ जाती है, लो डेंसिटी नहीं रहती है। और सेकंड स्टेटमेंट इनकरेक्ट है, इट फ्लोज एज ए ड्रेनेज डाउन द स्लोप यूजिंग द ग्रेविटेशनल फोर्स। तो ये ग्रेविटेशनल फोर्स को यूज करते हुए ऊपर से पहाड़ के ऊपर से नीचे तक जाती है, पर्वतों के नीचे तक, स्लोप के पास में। इट इज़ ऑब्जर्व इन द माउंटेन्स, थर्ड स्टेटमेंट इनकरेक्ट है क्योंकि ये माउंटेन्स में होती है, ओशियानिक में नहीं रहती है और वैली में रहती है। इवन प्लेटू रीजन इन द ओशियानिक एटमोसफेयर वी फाइंड लैंड एंड सी ब्रिजेज, वहाँ पे ओशियन में लैंड और सी ब्रिजेज होते हैं। पहले आपको मैं इजी वर्ड में बता देता हूँ। जैसे ये पर्वत है आपका और ये चोटी है पर्वत की, ये ऊंचाई है, हाई एल्टीट्यूड है। यहाँ पे क्या है, दिन में ये स्लैंट है आपका, तो यहाँ पे सन की रेज गिरेगी। और ये वैली नीचे जो प्लेन घाटी बोलते हैं, नीचे एरिया है, झील में है, तो यहाँ से सनलाइट पड़ेगी तो दिन में यहाँ से ये सरफेस गर्म हो जाएगी। तो दिन में सरफेस गर्म होने की वजह से यहाँ से गर्म होकर हवा ऊपर उठेगी तो यहाँ पे पहुँच जाएगी। तो नीचे से ऊपर जा रही है हवा, तो इसको बोलते हैं आरोही, चढ़ते क्रम में है ये हवा। और इंग्लिश में इसको अवरोही को कैटाबैटिक बोलते हैं, इसको एबैटिक बोलते हैं। और मान लो रात का समय है तो रात में क्या, जो हिल के ऊपर का एरिया जल्दी ठंडा हो जाएगा, ज़्यादा ठंडा हो जाएगा, यहाँ पे बिल्कुल ठंडा हो जाएगा क्योंकि यहाँ मून से आएगी तो यहाँ पे ठंडा हो जाएगा। तो यहाँ पे कम ठंडा होगा घाटी में। जब हवा यहाँ से ऊपर के नीचे की आएंगी रात में, जब शांत माहौल है, तो ये इसके हम बोलते हैं कैटाबैटिक, अवरोही, ऊपर से नीचे हवा चल रही है। तो आपको क्लियर हो गया होगा आरोही और अपरोही हवा में क्या डिफरेंस है। That's all for today. I will come tomorrow with more questions and please revise all the videos so that you can crack any exam any point of time. And friends, मैंने आपको पहले कई बार भी बता चुका हूँ कि आप इस वीडियो को शेयर कीजिए क्योंकि ये बहुत ही अच्छा कंटेंट है और एग्ज़ाम में यहीं से क्वेश्चन आना है, और जिनको ज़रूरत है प्लीज़ उन तक पहुँचाइए। फ्रेंड्स, बाय।